ऐसे ही जब गंगा और रमेश घर की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक गंगा की नजर उन चाचा पर पड़ गई जिनके साथ वो कल ही माँ के घर से अपने ससुराल आई थी। अरे चाचा जी, आप यहाँ? और चाचा जी, आप इस तरह उदास खड़े क्यों हैं? अरे बेटी, अब तुझे क्या ही बताऊं। जब से वो रिक्शा चलने लगा है ना, तब से बैलगाड़ी में जाने के लिए सवारी ही नहीं मिलती। आज तो अभी तक एक भी सवारी नहीं मिली। घर में थोड़ा सा भी राशन नहीं बचा है। यही सब सोचकर मन बहुत उदास हो गया है। अब हम जैसे गरीब लोग तो वो नया रिक्शा खरीद भी नहीं सकते। अरे भाग्यवान, ये चाचा कौन है? मैंने तो इन्हें पहचाना नहीं। अरे जी, कल जब मैं घर आ रही थी तब इन्हीं चाचा जी ने अपनी बैलगाड़ी में मुझे घर तक छोड़ दिया था। अच्छा, वैसे भाग्यवान, इनकी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और जैसा इन्होंने बताया कि आज इनके घर में थोड़ा सा भी राशन नहीं है, तो क्यों ना हम जो सामान अपने घर के लिए लाए हैं उसमें से इन्हें दे दें। इससे इनकी मदद भी हो जाएगी और हमारे लिए थोड़ा सा सामान रख लेंगे। अरे जी, आपने तो बिल्कुल मेरे दिल की बात कह दी। चलिए, हम अपने सामान में से इन्हें कुछ सामान दे देते हैं। चाचा जी, क्या आपके पास थैला है? आप हमारे सामान में से कुछ सामान ले लीजिए। हाँ बेटी, मेरी बैलगाड़ी में हमेशा एक थैला रखा रहता है। चाचा जी के ऐसा कहने पर गंगा ने अपने थैला से कुछ सामान निकाला और आदरपूर्वक चाचा जी को दे दिया। बेटी, तुम दोनों का दिल सच में बहुत बड़ा है। तुम दोनों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम लोगों ने मेरी ये मदद ना की होती तो शायद आज घर पर सभी को बिना खाए ही रहना पड़ता। तुम दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चाचा जी, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। वैसे चाचा जी, अब हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिए। ऐसा कहकर गंगा और रमेश अपने घर की ओर चल पड़े। भाग्यवान, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ जी, पूछिए ना, क्या बात है? भाग्यवान, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम अपनी दीदी से इतनी नफरत क्यों करती हो। सौतेली ही सही, वो तुम्हारी बहन तो है। तुम दोनों एक ही घर में साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए हो। ऐसे में दिल में इस तरह की नफरत पालना ठीक बात नहीं है। अरे जी, अब आप भी उस गरीब गंगा की तरफ होने लगे हैं। आखिर आपने उस लावारिस गंगा में ऐसा क्या देख लिया जो आप मुझसे इस तरह बातें कर रहे हैं? अरे भाग्यवान, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम दोनों ही बहनें हो और अगर तुम मिलजुल कर रहोगी तभी जीवन में खुशियाँ आएंगी। आप ये सारी बातें रहने ही दीजिए। मैं उस लावारिस गरीब बहन के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकती हूँ। कृपया आप ये सब बातें यहीं छोड़ दीजिए। विवान भले ही अमीर था, लेकिन उसका मन सीता की तरह अमीरी गरीबी का भेद नहीं करता था। वो स्वभाव से सीधा साधा, सरल और नेक इंसान था। रामलाल अकेले चारपाई पर हाथ बांधे बैठे थे और मन ही मन खुद से बातें कर रहे थे। पता नहीं भाग्यवान और सीता गंगा से क्यों इतना नफरत करती हैं। सौतेली हुआ तो क्या हुआ, वो भी इसी घर की बेटी है। आज जो मैंने बाजार जाते देखा, उसके बाद तो सीता ने हद ही कर दी। सबके सामने बाजार में अपनी दीदी से वैसा व्यवहार कौन करता है भला। अब ऐसे और नहीं चलेगा। मुझे रमेश से मिलकर अच्छे से बात करनी पड़ेगी। इसी तरह रामलाल जब खुद से बातें कर रही होती है, तभी माया उनके पास आ जाती है और उनसे कहती है, अरे जी, ऐसे अकेले अकेले बैठकर इतना क्या सोच रहे हैं आप? नहीं भाग्यवान, कुछ नहीं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि कल एक बार गंगा के घर होकर आऊं। उस दिन भी बेटी गंगा मेरे पहुंचने से पहले ही चली गई थी, इसलिए उसे ठीक से मिल नहीं पाया। रमेश से भी मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो कल एक बार जाकर आऊंगा। वाह, उस लावारिस के घर जाने का तो आप सोच रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी सीता के घर भी तो आप जा सकते हैं। भाग्यवान, मुझे इस समय कोई बहस नहीं चाहिए। कुछ बातें दिमाग लगाकर भी सोचा करो। उस दिन मैंने सीता और विवान को खाना वाना खिलाकर अच्छे से घर के लिए रवाना किया था, लेकिन गंगा से जाते वक्त मिल भी नहीं पाए। खैर, ये सब तुम्हें कहकर भी कोई फायदा नहीं। अगर खाना बन गया हो तो चलो दोनों मिलकर खा लेते हैं। रामलाल के ऐसा कहने पर माया ने कुछ नहीं कहा और दोनों खाना खाने रसोई में चले गए। शिवपुर गांव में बबीता अपनी दो बेटी शर्मीली और सुमन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। बबीता के पति का कुछ समय पहले ही इंतकाल हो गया था, इसलिए बबीता सोचती है कि उसकी बेटियों की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है।
मुंशी जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कोई रिश्ता देखकर बताओ लड़की के लिए। लड़की 19 साल की हो गई है। भाभी जी, मैंने बहुत जगह बात की, लेकिन हर कोई दहेज मांगता है, कोई कुछ मांगता है तो कोई कुछ मांगता है। मुंशी जी, तुम तो जानते ही हो हमारे घर में कोई काम करने वाला नहीं है। मैं जो दूसरों के घरों में काम करके पैसा कमाती हूँ, उससे तो बस घर का खर्चा ही चल पाता है। ऐसे में हम दहेज कहाँ से देंगे? भाभी जी, एक रिश्ता है, लेकिन आदमी की उम्र लगभग 50 साल है। उसकी पहली पत्नी मर चुकी है, पहली पत्नी से 2 बच्चे भी हैं, लेकिन आदमी मालदार है। तुम्हारी बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मुंशी जी, उम्र बहुत ज्यादा है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? लोगों का काम तो कहना ही है। अगर अच्छे घर में करोगी तो दहेज देना ही पड़ेगा। आजकल कोई भी आदमी बगैर दहेज की शादी नहीं करता है, और तुम्हारे पास तो खुद के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसे में दहेज कहाँ से दोगी? तुम सही कह रहे हो मुंशी जी, हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम बात करके लड़की की शादी करवा दो। कुछ ही दिनों में शर्मीली का विवाह हो गया। जिस आदमी से विवाह हुआ था उसका नाम था अशोक। अशोक एक सरकारी कर्मचारी था। अशोक के 2 लड़के थे, आकाश और सुमित, और एक विधवा बहन भी थी जो घर की मालकिन थी। उनका नाम रूपाली था। आकाश अपनी माँ के लिए बाजार से कुछ ठंडी चीजें ले आ। गर्मी बहुत हो रही है। उतने में ही अशोक आ जाता है। उसके हाथ में कुछ सामान था। अशोक शर्मीली को खुश रखने के लिए कोई ना कोई तोहफे रोज लाया करता, लेकिन शर्मीली को ना जाने क्यों अशोक के पास बैठना और हंसने बोलने में भी संकोच होता था। इसका कारण ये था कि अब तक ऐसा ही एक आदमी उसका पिता था, जिसके सामने सिर झुकाकर देह चुराकर निकलती थी। अब उनकी अवस्था का एक आदमी उसका पति था। वो उसे प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। उनसे भागती फिरती थी। अशोक के सामने आते हुए शर्माती थी। अरे भाग्यवान, तुम मुझे देखकर ऐसे भागती हो जैसे मैं कोई खौफनाक जानवर हूं। अरे मैं तुम्हारा पति हूं। अगर तुम ऐसे ही शर्माती रही तो घर कैसे चलेगा? तुम अब इस घर की मालकिन हो, जो मन में आए वो करो। अशोक अपनी बहन रूपाली को बुलाता है और उससे घर की चाबी लेकर शर्मीली को घर की खजांची बना देता है। रूपाली, अब से तुम कुछ भी काम नहीं करोगी। जिस भी चीज की जरूरत हो शर्मीली को बोल दिया करो। और शर्मीली, तुम रूपाली का ध्यान रखना। बेचारी सारा दिन परेशान सी रहती है। घर में जिस चीज की भी उसे जरूरत हो उससे मंगा लिया करो। मैं हर महीने की तनख्वाह तुम्हें दे दिया करूंगा, क्योंकि घर के सारे खर्चे अब तुम्हें ही उठाने हैं। अशोक पूरे महीने की कमाई शर्मीली को दे देता है। उनका ख्याल था कि शर्मीली इन रुपयों को देखकर फूली नहीं समाएगी। उधर अशोक की बहन रूपाली मोहल्ले की औरतों से शर्मीली की खूब चुगली करती है। अरे जब से आई है मालकिन बनी बैठी है, एक एक पैसे का हिसाब लिखती है। मैं कभी अपनी जरूरत के लिए थोड़े बहुत पैसे मांग लेती हूँ तो टाल मटोल करती रहती है। फिर कहीं 3-4 बार कहने पे ही पैसे देती है। बहन, तेरे भाई को भी जब बुढ़ापे में इस जवान लड़की से शादी करने की पड़ी थी, कोई मेल भी तो हो। देखने में उनकी बेटी लगती है। अपनी शादी ना करके अशोक की शादी कर लेता तो सही रहता। अरे चल बहन, मैं चलती हूँ। पता नहीं निगोड़ी घर में क्या कर रही होगी। बच्चे स्कूल से आने ही वाले होंगे। चल के देखती हूँ खाना बनाया है कि नहीं, कहीं बच्चे भूखे तो नहीं बैठे रहे। रूपाली उस दिन से शर्मीली से जलने लगी थी जब से अशोक ने उसे घर का खजांची बना दिया था। रूपाली हर वक्त शर्मीली को अच्छी बुरी सुनाती थी और उस पर नई नई आरोप लगाती थी। एक दिन शर्मीली छत पर किसी काम के लिए जाती है तो रूपाली कहती है, अरे ना लाज है ना शर्म, निगोड़ी ने हया भून खाई है। अब क्या कुछ दिनों में बाजार में नाचेगी? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि कल परसों की बहू छत पर चढ़ी डोल रही है। अरे अपने घर को सीखा था या नहीं? दीदी, मैं कपड़े लेने गई थी। आंधी बहुत तेज आ रही थी, कपड़े कहीं उड़ ना जाएं, इसलिए मैं चली गई थी। अरे मुझे बुला लेती, मैं क्या मर गई थी? लेकिन तू मुझे क्यों बुलाएगी? तुझे तो दूसरों से नैन लड़ाने हैं। घर का सारा काम यूं ही पड़ा है। बच्चे स्कूल से आने ही वाले होंगे, उनके लिए खाना पकाया है कि नहीं? सुबह से कपड़े ही धो रही थी, बस अभी फारिग हुई हूँ, अब खाना ही बनाने जा रही थी। अरे